नमस्कार, मैं हूं सनोबा जाकिर और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे। आज जिस विषय पे मैं बताने वाली हूं वो है कोरोना वायरस। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी संकट से जूझ रही है। हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं जिसने व्यापक रूप ग्रहण करके लाखों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि आखिर ये वायरस है क्या, कहां से उत्पन्न हुआ और ये हमें कैसे प्रभावित कर सकता है। कोरोना वायरस कोई एक वायरस का नाम नहीं है, ये फैमिली ऑफ वायरसेस है जो जानवरों से होकर जूनोसिस की प्रक्रिया के थ्रू इंसान से इंसान में फैलने लगता है। अगर आपको मामूली सर्दी जुकाम भी है तो वो भी एक प्रकार का कोरोना वायरस है, लेकिन जो ये कोरोना वायरस छाया हुआ है वो है नोवेल कोरोना वायरस, यानी नया, जो कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं हुआ था। 19वीं सदी में जब सार्स और MERS आए थे तो वो भी कोरोना वायरस ही थे, जिसने 8000 लोगों को ग्लोबली इन्फेक्ट किया था। और ये कहा जा रहा था कि वो ऊंट से पैदा हुए हैं और ये नोवेल कोरोना वायरस चमगादड़ से। देखा जाए तो नोवेल कोरोना वायरस और जो कॉमन कोल्ड है उसके सिम्टम्स एक ही जैसे हैं, जैसे खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, बुखार इत्यादि। और इन दोनों में फर्क करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो एक चीज इन दोनों को अलग करती है वो है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी नोवेल कोरोना वायरस के सिम्टम्स को पहचानने के लिए कम से कम 2 से 11 दिन लग जाते हैं। और अगर इसी दौरान संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस उसे भी लग जाता है। इस बीमारी का नाम कोविड-19 रखा गया है और WHO ने इसका नाम CoV SARS-2 दिया है। इस बीमारी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनके लिए घातक साबित हो सकती है जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है या उन्हें कोई और बीमारी है, जैसे कैंसर, हार्ट पेशेंट है, लिवर डिजीज है, लंग डिजीज है इत्यादि। नोवेल कोरोना वायरस एक बहुत ही कंटेजियस और ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस है, लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2% है। ये तो हमने जान लिया कि आखिर ये वायरस है क्या। आप जानते हैं कि ये वायरस उत्पन्न कहां से हुआ था। ये वायरस चीन के वुहान शहर के हुबेई प्रोविंस से शुरू हुआ था, जहां सबसे पहला केस वहीं पे काम करने वाली 57 वर्ष महिला को हुआ था, जिनको मामूली सर्दी जुकाम था। और जब वो 16 दिसंबर को वुहान यूनियन हॉस्पिटल गई और जब उनकी जांच हुई तो वो कोविड पॉजिटिव निकली और ये वायरस धीमी गति से पूरे वुहान शहर में फैलने लगा। और इसी के चलते वहां 23 जनवरी को लॉकडाउन घोषित कर दिया था, लेकिन अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है। लेकिन लॉकडाउन होने से पहले भारी तादाद में लोग एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे थे, और जिसके चलते आज स्थिति ऐसी है कि लाखों लोगों को यह संक्रमण फैल चुका है। आप स्क्रीन पे आंकड़े देख सकते हैं कि अमेरिका सबसे पहले नंबर पे है, फिर इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना, ईरान और ऐसे इंडिया अभी इसमें नहीं दिखा है। तमाम न्यूज चैनल्स ये हमें बता रहे थे कि ईरान और इटली में एक दिन में 600 लोगों की मौतें हो रही थी। तो देखिए, इसकी 2 वजह है। सबसे पहली वजह कि वहां 65% ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ सीनियर सिटीजन्स का है, जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, और यह उन लोगों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं जो पहले किसी बीमारी से जूझ रहे थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां मरीजों की तादाद इतनी
बढ़ चुकी थी कि वहां उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, मैंने ये बात कर ली दूसरे देशों की, अब बात करते हैं अपने देश भारत की। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कुल मामले 13,380 हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 440 हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर कई लोग इस बीमारी से बाहर भी आ चुके हैं। इसी के चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 21 दिन तक का लॉकडाउन घोषित किया था, जो 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक था। लेकिन ये लॉकडाउन 3 मई तक आगे बढ़ा दिया। अब ये लॉकडाउन 3 मई के आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये केसेस पे डिपेंड करता है। इसी लॉकडाउन के ऊपर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के 2 रिसर्चर्स हैं जिन्होंने रिसर्च करी थी कि क्या भारत में सिर्फ 21 दिन तक का लॉकडाउन की आवश्यकता है। आइए चलते हैं। देखिए, स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर शो हो रही है वो वही ग्राफ है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स ने समझाया है। तो आइए मैं एक एक करके आपको ये ग्राफ समझाती हूँ। पहला ग्राफ ये कहता है कि अगर भारत सिर्फ 21 दिन तक का लॉकडाउन रखता, यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, तो ये संक्रमण बहुत तेजी से 21 दिन के बाद बढ़ जाता और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। दूसरा ग्राफ ये कहता है कि अगर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहता, लेकिन देशवासियों को 5 दिन के लिए इस लॉकडाउन से राहत मिल जाती, यानी 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक, और 19 अप्रैल के बाद 28 दिन तक का लॉकडाउन रहता, तो उन 5 दिनों में ये संक्रमण तेजी से फैल सकता था और इस 28 दिन तक के लॉकडाउन में कम हो जाता। लेकिन 28 दिन के बाद फिर से ये संक्रमण फैलता। और तीसरा ग्राफ ये कहता है कि अगर भारत 49 डेज तक का लॉकडाउन रखता है, बिना कोई लॉकडाउन बीच में कोई राहत दिए हुए, तो ये संक्रमण आगे जाके कम हो सकता है। पूरी तरह नष्ट तो नहीं होगा, लेकिन 49 डेज के बाद इसके जो केसेस है उसमें गिरावट देखी जाएगी। इस जो बीमारी है उसकी अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं है, लेकिन तमाम साइंटिस्ट और तमाम न्यूज चैनल्स ने हमें ये बताया कि 3 चीजों पे गौर किया गया है। सबसे पहली प्लाज्मा थेरेपी, दूसरी बीसीजी वैक्सीन और तीसरी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अब एक एक करके इस चीजों को समझते हैं। प्लाज्मा थेरेपी एक येलोइश फ्लूइड होता है जो हमारे ब्लड का पार्ट है। जब आप ब्लड को 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा आता है। और ये कहा जा रहा था कि जो प्लाज्मा, अगर जो रिकवर्ड व्यक्ति है जो इस कोरोना वायरस से बाहर निकल चुका है, उसके प्लाज्मा को और जो पेशेंट जो इस चीज से सफर कर रहा है उसके ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, तो ये एक हद तक उस पेशेंट के सिम्टम्स को राहत पहुंचा सकता है, लेकिन इस वायरस को नष्ट नहीं करेगा। दूसरा बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन आप सब जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस के दिए जाते हैं और अभी भी हमारे देश में बच्चों को ये वैक्सीन दी जाती है। 1936 में जब ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था तो लाखों लोगों की इसमें जाने गई थी और इसी के चलते इस वैक्सीन का आविष्कार किया गया था। लेकिन यूरोप के एरियाज में ये जब संक्रमण फैलना बंद हो गया और केसेस में गिरावट देखी गई तो उन्होंने ये वैक्सीन बंद कर दी, लेकिन आज भी हमारे देश में ये चालू है। और ये कहा जा रहा है कि बीसीजी वैक्सीन भी एक हद तक सिम्टम्स को कम करेगी, राहत देगी, लेकिन फिर से ये नष्ट वायरस को नहीं करेगा। तीसरा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस पैरासिटामोल। ये कहा जा रहा था कि इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जैसे जाइडस, इप्का लैबोरेटरीज, उन्होंने ये बोला कि हम 1 महीने में 20 करोड़ तक की वैक्सीन तैयार कर सकते हैं। और ये साइंटिस्ट कह भी रहे थे कि ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा है, टैबलेट है, इसको हम जो हाई रिस्क लोग हैं उनको दे सकते हैं, जैसे टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं जो फ्रंट लाइन में है, तो अगर उन पे ये टेस्ट करके देखेंगे तो उनको ये संक्रमण होना थोड़ा कम हो सकता है और पेशेंट को भी अगर देंगे तो उसके भी सिम्टम्स कम हो सकते हैं। आप सब जानते हैं कि यूएसए की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने
ये इंडिया से गुजारिश करी थी कि आप ये जो दवा है हमें एक्सपोर्ट करिए, हमें भेजिए ताकि हम अपने पेशेंट्स पे इस्तेमाल कर सकें। और इसी के चलते हमारे इंडिया ने तय किया था कि यूएसए प्लस सार्क कंट्रीज हैं, या वो कंट्रीज जो बहुत ही ज्यादा इस वायरस से प्रभावित हुई हैं, हम उनको ये दवा एक्सपोर्ट करेंगे। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई भी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई भी फैक्ट्रीज में काम नहीं हो रहा है, धुआं नहीं निकल रहा है। और इसी के चलते आज हमारे वातावरण में प्रदूषण की जो मात्रा है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पिछले साल जब वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आई थी तो उसमें 30 शहरों में से 21 शहर सिर्फ भारत के थे, जैसे गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, बुलंदशहर इत्यादि। मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जैसी भागदौड़ शहरों में 50% तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गिरावट देखी गई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है जो प्रदूषण कॉज करने में हेल्प करता है। आज उसमें गिरावट देखी गई है, तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे वातावरण के लिए। WHO ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी कि हम खुद इस बीमारी से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कि हाथों को 20 सेकंड तक धोइए। अगर आप कोई सरफेस छू रहे हैं तो तुरंत जाके हाथों को धोइए। गंदे हाथों से चेहरा और आंखों को ना छुइए। इन्फेक्टेड पर्सन से करीब 1 मीटर या 6 मीटर की दूरी बनाए रखिए। खांसते या छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करिए, उस टिश्यू को तुरंत ही डस्टबिन में फेंक दीजिए। इसी के साथ आज मैं अपना विषय यहीं समाप्त करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस देश का नागरिक होने के नाते मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।